हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एडर 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत का या फिजिक्स एजुकेटर। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रॉकेट रिवीजन में। आज हम रॉकेट रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट की। ये चैप्टर यूजुअली बहुत ही बुरा लगता है बच्चों को क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स ऐसा लगता है कि यूज हो रही है, बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट यार, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं जैसे कि फेज डायग्राम्स। तो स्पेसिफिकली इस चैप्टर में से मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि एलसीआर सर्किट में से क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाला है पेपर में। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप बेसिक्स को अच्छे से फॉलो करते चल रहे हो और इस क्रिस्प 20 मिनट्स की रिवीजन में मैं आपको थॉरली ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कवर करवा दूंगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आपने इस सेशन को लाइक कर दिया है एंड सब बच्चों के साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि आपके लिए मैम मेहनत लगातार करती जा रही है। किसी भी एस्पेक्ट में मैम आपके लिए पीछे नहीं हट रही है, हमेशा साथ में खड़ी है। तो प्लीज कीप फॉलोइंग माय सेशंस एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की जर्नी 20 मिनट में। सो ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है बेटा? देखो, डायरेक्ट करंट की बात करें तो टाइम जितना भी चेंज होता रहे फर्क नहीं पड़ता, बट करंट की वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है दैट इज डायरेक्ट करंट which is not depending upon time. But alternating current वो करंट होता है जो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन होता है वो साइन में भी हो सकता है, वो कॉस में भी हो सकता है। जैसे कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ऑफकोर्स बेटा करंट अगर ऑल्टरनेटिंग है तो उसका जो सोर्स वोल्टेज है वो भी ऑल्टरनेटिंग होना चाहिए। बेटा यहाँ पे I और V क्या रहते हैं? दीज आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो एक पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यूज होंगी। और I नॉट और V नॉट क्या होते हैं? मैक्सिमम वैल्यूज, या फिर आप इनको रेफर कर सकते हैं एज पीक वैल्यूज। ठीक है, आई नॉट और वी नॉट क्या है? पीक वैल्यूज है। आई और वी क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे होंगी और ये है पीक वैल्यूज। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो करंट है वो साइन कर्व को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली कॉस कर्व को भी फॉलो कर सकता है, बट हम यूजुअली साइन में फंक्शंस लिखते हैं। द रीजन इज दैट कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है एंड वी ऑलवेज प्रेफर कि जब टाइम जीरो है ना तो हमारा कोई भी फंक्शन है वो जीरो से स्टार्ट हो। सो दिस इज इट। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दीज आर द फंक्शंस जो हम ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। अब सोच के देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू की, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है मैम? अगर मैं बोलूं कि एक कंप्लीट साइकिल में फ्रॉम जीरो से लेकर टी टाइम पीरियड पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, देन नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, यानी कि जितने टाइम तक आपके पास फंक्शन पॉजिटिव रह रहा है उतने ही टाइम तक नेगेटिव भी रह रहा है। तो अगर ओवरऑल आप जीरो से लेकर टी टाइम पीरियड में एवरेज निकालना चाहेंगे करंट का या वोल्टेज का, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। बट यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि इस पर्टिकुलर केस में हमेशा जो एवरेज निकालते हैं जो इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है फॉर द हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो मीन वैल्यू अगर मैं हाफ साइकिल के लिए बात करूं दैट इज 2 आई नॉट बाय पाई, और अगर मैं मीन वैल्यू बात करूं वोल्टेज की फॉर द हाफ साइकिल 2 वी नॉट बाय पाई। रिमेंबर दीज टर्म्स, रिमेंबर दीज टर्मिनोलॉजीज, एज इट इज बेटा पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। अब फिर होता है आई आर एम एस एंड वी आर एम एस। आर एम एस वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है मैम? अगर हम सेम अमाउंट का करंट डीसी में एक रेजिस्टर से पास करें और उस रेजिस्टर में कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है, कुछ हीट लॉसेस हो रहे हैं, या फिर सिंपली बोलो हीट प्रोड्यूस हो रही है, कुछ पावर लॉसेस हो रहे हैं, तो उतना ही सेम पावर लॉस उस रेजिस्टर में होगा अगर आई आर एम एस जितना करंट पास होगा उस रेजिस्टर से। यानी कि आर एम एस वैल्यू इज बेसिकली नथिंग एल्स बट द डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू। ठीक है, आर एम एस बेटा उल्टा चलते हैं इसमें, करंट की इक्वेशन का स्क्वायर करो, देन उसका मीन लो, देन उसका रूट लो। तो आई आर एम एस की वैल्यू आती है आई नॉट बाई अंडर रूट टू, जो हमारे पास फंक्शन गिवन था ना आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसके लिए बेटा आर एम एस वैल्यू ये आती है। अब अगर वहां पे स्क्वायर वेव आ गया या कोई और वेव आ गया, सबके लिए ये वैल्यू नहीं होगी आई नॉट बाई अंडर रूट टू, वो आपको फंक्शन के हिसाब से फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है? ये किसके लिए वैलिड है बेटा? जब आपके पास आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। ठीक है, इसके लिए आपके लिए आई आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई नॉट बाई अंडर रूट टू आ जाएगी, और वी आर एम एस क्या आ जाएगा? वी नॉट बाई अंडर रूट टू आ जाएगा। सो आई एम होपिंग बेटा कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट दिस। अब आता है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बेटा अगर आपके पास करंट और वोल्टेज साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि साथ साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहे हैं, साथ साथ जीरो वैल्यू अचीव कर रहे हैं, साथ साथ ही मिनिमम वैल्यू पे जा रहे हैं, सो उस टाइम पर अपन क्या बोलेंगे? उस टाइम पर हम बोलेंगे दैट दे आर इन फेज। ये किसमें है बेटा? ये फेज में है। ठीक है, उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे? दैट दे आर इन फेज। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, जो वोल्टेज का कर्व है, या हम इस इक्वेशन से जब कर्व बनाएंगे तो बेटा यहाँ पे फेज क्या है? ओमेगा टी है।
फेज आपको एक इंस्टेंट पे ये चीज के बारे में बताता है कि किसी भी पार्टिकल का एक टाइम पर पोजीशन क्या है, पोजीशन एज वेल एज वो पार्टिकल किस तरफ को मूव कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में भी बताता है। तो फेज आपको कंप्लीटली आपको इंफॉर्मेशन देता है एक पार्टिकल के बारे में एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, फेज याद रखना क्या होता है। ठीक है, सो आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है। दिस इज ओमेगा टी बेटा। ठीक है, और यहाँ पे करंट देखो तो ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई, यानी कि प्लस ऑफ समथिंग, यानी कि करंट बेटा वोल्टेज के विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है, आगे चल रहा है विद द फेज एंगल ऑफ व्हाट, विद द फेज एंगल ऑफ फाई। ठीक है, विद द फेज एंगल ऑफ फाई। आगे चलिए, फिर आता है इम्पिडेंस एंड रिएक्टेंस। अच्छा, अब बिल्कुल बेसिक सी बात बताती हूँ आपको। जब सिंपल रेजिस्टर था तो उसके केस में आता था रेजिस्टेंस। जब सिंपल आपके पास कैपेसिटर आएगा सर्किट में जिसको हम एसी सप्लाई दे रहे हैं तो उसके केस में आएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर सिंपल इंडक्टर के अक्रॉस आप एसी सप्लाई दे रहे हैं तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर आपके पास एल, सी और आर तीनों लगे हैं, अगर आपके पास एल, सी और आर तीनों लगे हैं, यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तीनों लगे हैं, उस टाइम पर कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम एक नाम देते हैं क्या, इंपीडेंस। इंपीडेंस का बेटा जो सिंबल रहता है दैट इज जेड। ठीक है, इंपीडेंस का सिंबल इज जेड। दैट कैन बी रिटन एज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अपॉन इंस्टेंटेनियस करंट, पीक वोल्टेज अपॉन पीक करंट, आरएमएस वोल्टेज अपॉन आरएमएस करंट। ठीक है, दिस इज इंपीडेंस। एंड रिएक्टेंस समझ में आ गया ना क्या है, इंडिविजुअल अगर बात करें तो रिएक्टेंस है बेटा, अगर कंबाइन बात करें तो इंपीडेंस है। चल, अब अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो यानी कि जो इंडक्टर ऑफर करता है रेजिस्टेंस टू द एसी सप्लाई, दैट कैन बी रिटन एज XL इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू L, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच कैन बी रिटन एज 2 पाई इनटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 पाई f। तो 2 पाई f इनटू L विल बी द फॉर्मूला फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस। XC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू क्या है बेटा, अगेन 2 पाई इनटू f है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अब अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो वोल्टेज और करंट आर फ्रेंड्स। बेटा वोल्टेज और करंट उस टाइम पर क्या है, फ्रेंड्स है, नो फेज डिफरेंस। उस टाइम पर जो इंपेडेंस की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ओनली, दैट इज R। ठीक है, और इस केस में बेटा आप याद रखें जब प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव सर्किट के लिए जो करंट होता है वो लैग करता है एज कंपैरेटिव टू वोल्टेज बाय द फेज ऑफ, बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2, 90 डिग्री से लैग करता है, वोल्टेज आगे रहती है। ठीक है, वोल्टेज आगे रहती है। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा आपको पता है XL की वैल्यू अगर मैं बात करूं, XL इज इक्वल्स टू 2 पाई f इंटू L। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XL की वैल्यू इंक्रीज होगी। बेटा डीसी सप्लाई के लिए f की वैल्यू होती है 0, डीसी सप्लाई के लिए f की वैल्यू 0 होती है, तो XL की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी कि डीसी सप्लाई को जो इंडक्टर है वो रोकता नहीं है, उसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देता है। XL की वैल्यू उस केस में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है एसी सप्लाई के लिए XL की वैल्यू बेटा इंक्रीज होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम होपिंग बेटा यहाँ तक सब कुछ अच्छे से रिवाइज होते जा रहा है। तो दीज आर सम फेजर डायग्राम्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस में अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं, बट ध्यान से भी देखेंगे तो भी नहीं दिख रहा है मैम, कोई बात नहीं, दोबारा से बना देगी मैम। दिस इज बेसिकली द डायग्राम फॉर करंट। ठीक है, ये वेव फॉर्म किसकी बनाई है मैम ने, करंट की बनाई है। दिस इज फॉर करंट। आप देख सकते हैं जब वोल्टेज बेटा 0 पे है, करंट अपनी नेगेटिव वैल्यू पे है, यानी कि करंट पिछड़ रहा है कितने एंगल से, पाई बाय 2 एंगल से। और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं बेटा XL की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट। ठीक है, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट। आगे बढ़ेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे। कैपेसिटिव सर्किट के केस में बेटा करंट बाजी मार जाता है। करंट बाजी मार जाता है ऐसा मतलब क्या है मैम, करंट आगे चला जाता है बाय द एंगल ऑफ व्हाट, बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2, यानी कि करंट अब आगे चला गया, वोल्टेज अब पीछे रह गई। कितने एंगल से बेटा करंट आगे चला गया, पाई बाय 2 से, यानी कि 90 डिग्री से अब वो लीड लेने लगता है। और इस केस में बेटा XC कितने के बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर होता है। ओमेगा को फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी यानी कि f लिख सकते हैं। ठीक है, सो XC की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन ओमेगा C निकल के आ गई। ठीक है, क्लियरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटेंस रिएक्टेंस XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी म्यू। यहां पे अगर आप इसकी फर्दर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ओमेगा की 2 पाई f इंटू C लिख दे, है ना, तो बेटा आप देख सकते हैं XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। DC के लिए बेटा f की वैल्यू 0, तो XC की वैल्यू इनफाइनाइट। आपको बोला जाता है ना, आपने स्टेटमेंट भी सुना होगा, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC।
क्यों ब्लॉक करता है बेटा? उसके केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है डीसी के केस में, क्योंकि डीसी के पास कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं है, डीसी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। तो उसके केस में एक्सी की वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। अगर आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी आ जाए, लेट्स सपोज आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे और इसी के बेसिस पर बेटा जस्टिफाई करोगे, ठीक है जी। चले आगे, चलिए। सो इस केस में बेटा करंट लीड ले रहा है, बोलो करंट क्या कर रहा है इस केस में? लीड ले रहा है, वोल्टेज क्या है? पीछे है, ठीक है। तो जो आपके पास बेसिक इक्वेशंस थी, V is equals to V naught sin of omega t and I is equals to I naught sin of omega t plus of pi by 2। तो बेटा आप ये वाले इक्वेशंस में ओमेगा टी की डिफरेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। और अगर मैं एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्लॉट करने चलूं तो ये चीज देखी गई कि जैसे जैसे एफ या म्यू दोनों सेम ही बात है, ठीक है। यहाँ पे म्यू भी लिख सकते हो और एफ भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही बात है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एक्सी की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है, एक्सी की वैल्यू कम होती जा रही है। और बेटा एक चीज याद रखिएगा, जो भी आगे है इस केस में, कैपेसिटर के केस में करंट आगे है एज कंपैरेटिव टू द वोल्टेज, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज आगे बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज आगे बनाया है करंट को, और वोल्टेज को बेटा 90 डिग्री पीछे बनाया है, ठीक है जी। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। एंड एक और बात याद रखना, ये जो फेजर्स हम बनाते हैं बेटा, दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज, और इनका जो लेंथ होता है ना वो पीक वैल्यू के बराबर होता है। और आपको पता है वोल्टेज और करंट में से वोल्टेज की जो पीक वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू जितना वोल्टेज जा सकता है उतना मैक्सिमम वैल्यू करंट नहीं जा सकता, क्योंकि करंट क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो जब आप कर्व्स बनाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये है तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये है। समझ में आया ये चीज? आई एम होपिंग बेटा आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मैंने जो महा मैराथन लिया है उसमें इन्हीं चैप्टर्स को इन डिटेल कवर करवाया है। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप वो वाली महा मैराथन को एक बार 2x पे लगा लो या 1x पे लगा लो, या उसमें टाइम स्टैम्प्स पड़े हुए हैं, आप चैप्टर जिसमें प्रॉब्लम आ रही है आप उस चैप्टर को देख लो, ठीक है। बट कर लो यार कवर, थोड़ा सा पढ़ लो यार, है ना, आखिरी दिन चल रहे हैं अब। चलिए अब सीरीज एलसीआर सर्किट की अगर बात करें, अब अगर मैं एल सी और आर तीनों को कंबाइन लगा देती हूं तो बेटा यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, या तो आपके पास कैपेसिटर डोमिनेट कर सकता है या तो आपके पास इंडक्टर डोमिनेट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। अगर इंडक्टर डोमिनेट करेगा तो बेटा ओवरऑल जो करंट होगा वो वोल्टेज के विद रिस्पेक्ट टू पिछड़ेगा, कितने से? फाई एंगल से। अब ये फाई एंगल कहां से निकालेंगे? डिपेंडिंग अपॉन बेटा हमने अगर लेट सपोज मैं मान के चल रही हूं कि मैंने इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट ले लिया, इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट में आपके पास जो VL है वो VC से बड़ा होगा, तो बेटा tan फाई किसके बराबर हो जाएगा? आपके पास VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR के बराबर हो जाएगा। अगर आपको इसी को रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखना है तो tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R के बराबर हो जाएगी, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एंड अब बढ़ेंगे आगे, ये आ जाएगा बेटा इस केस में आपके पास नेट वोल्टेज का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस केस में यहां पर बेटा VC को VL से बड़ा लिया हुआ है, इसलिए VC माइनस VL किया है। तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पे, कैपेसिटर डोमिनेट हो सकता है या इंडक्टर डोमिनेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम उसकी वोल्टेज को ज्यादा बड़ा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल वोल्टेज बेटा कैसे आएगी? रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे आएगी? V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर, अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग है तो VC माइनस ऑफ VL का स्क्वायर, और अगर आपके पास इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। सो आई एम होपिंग बेटा ये चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, रेजोनेंट सर्किट्स का। रेजोनेंस क्या होता है? जब आपके पास सर्किट में मैक्सिमम करंट कंडीशन आ जाए। मैक्सिमम करंट कब आ सकता है? जब आपके पास रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए। और अगर सर्किट में LCR तीनों लगा है, LCR तीनों लगा है, तो Z इज इक्वल्स टू इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस XC होल का स्क्वायर। अगर मैं इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट मान के चल रही हूं, ठीक है, तो अपने पास इंपेडेंस का ये वाला क्वेश्चन आता है, आपको पता है, रिवीजन कर रहे हैं बेटा हम ये। तो इस केस में अगर मैं बोलूं XL XC के बराबर हो जाए तो बेटा उस टाइम पर Z R के बराबर हो जाएगा। सो अंडर दिस कंडीशन व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
impedance is equals to minimum which is equals to R and in this particular case current is maximum. बेटा इस particular case में जो current होता है वो क्या हो जाता है, maximum हो जाता है. current इस case में क्या हो जाता है बेटा, maximum हो जाता है. current की value क्या हो जाती है, maximum हो जाती है. तो वो particular frequency जिसपे XL XC के बराबर हो जाता है उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, resonance frequency, जिसकी वैल्यू क्या आती है 1/√of LC के बराबर आती है. अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखनी है आप तो भी लिख सकते हैं. अब एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जब रेजोनेंस आता है तो एक्सएल एक्सी के बराबर होता है. उस पर्टिकुलर कंडीशन में जब जेड आर के बराबर हो जाता है तो सर्किट में सिर्फ और सिर्फ हमें रेजिस्टर ही दिखाई दे रहा है. ऐसा सोचो, इंडक्टर और कैपेसिटर का तो सिलसिला खत्म हो गया है. उस पर्टिकुलर केस में आपके पास अगर आपसे कोई पूछे फेज डिफरेंस कितना है, तो प्योर रेजिस्टर के केस में तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है. तो उस पर्टिकुलर केस में आप बोलेंगे दैट फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0, 0, क्योंकि एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो बेटा एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर. क्वालिटी फैक्टर हमें ये बताता है कि रेजोनेंस कितना बढ़िया है. क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1. ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 बेटा क्या है, यहाँ पे बैंडविड्थ है. अब एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे हमको बढ़िया से रेजोनेंस मिलती है, जिसको हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. पर बेटा देयर इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें आपके पास सिग्नल प्लस नॉइज रहता है. सो यहाँ पे दिस इज व्हाट बैंडविड्थ. जैसे कि 92.7 पर क्लियर सुनाई दे रहा है, बट 92.8 पे जाओगे या 92.6 पे जाओगे या 92.5 पे जाओगे तो आपको सिग्नल प्लस डिस्टर्बेंस सुनाई देगा. तो एक वो पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं. बेटा बैंडविड्थ जितना कम होता है हमारे लिए बढ़िया है. सिलेक्टिविटी उतना ही बढ़ेगा, क्वालिटी फैक्टर उतना ही बढ़ेगा, रेजोनेंस उतना ही बढ़ेगा. शार्पनेस जितना होगा ज्यादा कर्व का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जितना ज्यादा कर्व का होगा, वो हमें रेजोनेंस उतना ही बढ़िया रिप्रेजेंट करके देगा. ठीक है बेटा, ये जो बैंडविड्थ होती है ना, वो हम ऐसे नहीं चूज कर लेते. जहां पे मैक्सिमम वैल्यू का आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाए, मैक्सिमम वैल्यू का आरएमएस वैल्यू मिल जाए, यानी कि 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट मिल जाए, वहां से अगर अपन दो डंडी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, है ना, दो लाइंस अपन ड्रॉ करते हैं, एकदम मैम एकदम देसी भाषा में बोल देते कभी कभी यार, है ना, ऐसा दिल पे नहीं ले लेना. तो अगर हम दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉप करें तो यहाँ पे आपको ओमेगा 1 ओमेगा 2 मिल जाएगा. ठीक है, चल आगे बढ़ो. पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट्स. बेटा पावर का जो फॉर्मूला है वो सिंपली VRMS IRMS नहीं होता. यहाँ पे एक फैक्टर होता है cos ऑफ फाई विच इज रेफर टू एज व्हाट, cos ऑफ फाई को बेटा हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं. पावर फैक्टर पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा. अगर हम cos ऑफ फाई की बात करें जहाँ पे फाई इज द फेज डिफरेंस, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो उसके केस में बेटा cos ऑफ फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू 0 डिग्री, cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी. पर अगर आप इंडक्टर या कैपेसिटर सर्किट की बात करें ओवर अ कंप्लीट साइकिल, बेटा फेज डिफरेंस π/2 रहता है. cos ऑफ π/2 की वैल्यू 0, यानी कि एक प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर के केस में बात करें देयर इज नो पावर डिसिपेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ करना भी आता है. मैंने आपको अपने जितने भी बेटा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस लिए हैं इस चैप्टर के, उसमें भी कवर करवाया है. फर्दर मैं आपके सेशंस लेती जा रही हूँ, सो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ. लाइव कॉलम में मुझे डायरेक्टली बेटा मैं ये चीज बोलूंगी, जितने भी इवेंट्स हैं उसमें सब में फॉलो अप करते रहो यार, है ना. कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो लाइव क्लासेस में नहीं आ रहा और बाद में पछता रहा. आई वांट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट अगर अपन लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, एसी जनरेटर. एसी जनरेटर के बारे में मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में भी कराया था बेटा. बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो यहाँ पे जो सोर्स है EMF आपके पास बात करें वो भी ऑल्टरनेटिंग है, उससे जो प्रोड्यूस किया गया करंट है दैट इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग. बेटा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बैन ओमेगा के बराबर है. बैन BAN ओमेगा. बैन में B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज बैन ओमेगा. अब यहाँ पे इसके ऊपर बेस्ड बेटा न्यूमेरिकल्स आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर बेस्ड. और अगर एसी जनरेटर का डिटेल आपको नोट्स चाहिए, है ना, यू वांट डिटेल नोट्स, तो उस केस में मैंने अपनी कम्युनिटी पर, आप अडर 24/7 के ऐप पे जाएंगे, K12 कैटेगरी में फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम ग्रुप को खोलेंगे, तो वहां पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा बेटा. ऐसा नहीं है कि एकदम से मिल जाएंगे आपको नोट्स, कि मैंने वहां पे बहुत सारे नोट्स अपलोड किए हुए थे आपके लिए.
तो जब मैंने महामैराथन लिया था तो उसमें एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर के ये दोनों के नोट्स मैंने वहाँ पे अपलोड किए थे। हैंड रिटन नोट्स हैं, बढ़िया नोट्स हैं, एकदम पढ़ना एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ बेटा अपना ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर होता है फिनिश। अब बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं रॉकेट रिवीजन करने के लिए रिमेनिंग चैप्टर्स की। टिल देन स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो यार। ये छोटे छोटे धमाकेदार जो पैकेट्स मैम ने आपके लिए बनाए हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट जरूर से ड्रॉप करके जाइएगा, ठीक है। हार्डली 10 से 20 सेकंड लगते हैं कमेंट करने में, इतना तो टाइम दे सकते हो ना यार, मैम ने तुम्हें अपने 24 घंटे दे रखे हैं, तो तुम्हारी तरफ से 10 सेकंड का टाइम तो मिल सकता है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए। सो विश यू गुड लक।